Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus, and in today's video we are going to start another act, that is Code of Criminal Procedure 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. किसी भी एक्ट को समझने से पहले उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आया इस एक्ट की इनिशिएशन कहाँ से हुई थी, ये एक्ट्स आया कहाँ से था। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अगर हम देखें तो सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की। अब इस सेक्शन के अंदर बताया है कि इस एक्ट का नाम क्या है और ये एक्ट आया कहाँ से था, किस दिन से ये इन्फोर्स हुआ था और कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। सो सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब ये जो बात की गई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है लॉ गेट के हवाले से भी और वैसे भी जनरली भी अगर आप देखें तो हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जबकि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इसको डिफाइन करते हुए क्या कह रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जिस तरह से हमने पढ़ा था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर बता रहा है। और जो मेन थिंग है, अब ये एक्ट पास कब हुआ था और इन्फोर्स कब हुआ था। So this code of criminal procedure was passed by legislature on 22nd March 1898। लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट के सामने इस एक्ट को पेश किया था 22 मार्च को, जबकि आफ्टर 4 मंथ्स 1 जुलाई 1898 को इस एक्ट की इन्फोर्समेंट कराई गई थी, यानी कि इस पर अमल दरामद होना शुरू हुआ था 1 जुलाई से, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 1 जुलाई से। मोस्टली लोग इसकी पासिंग डेट को और इन्फोर्समेंट डेट को मिक्स कर लेते हैं। लॉ गेट में हमेशा ये क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कब पास हुआ था, तो आप 1 जुलाई लिख देते हैं, आपका आंसर फौरन गलत हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि पार्लियामेंट में इसको 22 मार्च को पेश किया था और इसकी बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1 जुलाई 1898 से। सेकंड क्या बात की गई है कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर एप्लीकेबल कहाँ तक है। सो इट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। दैट मीन्स कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक जनरल लॉ है जो एज अ होल पाकिस्तान के तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। और दूसरी बात क्या की गई है कि इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस मौजूद हैं वो किसी भी लोकल या स्पेशल लॉ की प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेंगी। स्पेशल लॉ क्या है, जो किसी खास सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। अब स्पेशल और लोकल लॉ को हम पीपीसी में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल लॉ खास किस्म के लोगों के लिए और लोकल लॉ खास किस्म की टेरिटरी के लिए, किसी खास किस्म के इलाके के लोगों पर, इलाके पर जो लॉ एप्लीकेबल है उसको हम कहते हैं वो क्या है, हमारा लोकल लॉ है। जिस तरह हमारे पास है KPCNA या KP टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस इलाके के लोगों पर एप्लीकेबल है, आउटसाइड द टेरिटरी वो एप्लीकेबल नहीं है। सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक जनरल लॉ है जो एज अ होल पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 4 की तरफ। अब सेक्शन 4 के अंदर हमें डेफिनेशन क्लॉजेस बताई गई हैं कि इस एक्ट के अंदर जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनका क्या मतलब है।
उनको डिफाइन किया गया है और इस डेफिनेशन क्लॉज में जो उनका मतलब है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग वही मतलब आगे पूरी प्रोविजंस में लिया जाएगा। सबसे पहले डिफाइन किया गया है एडवोकेट जनरल को। अब एडवोकेट नॉर्मली वकील, एडवोकेट जनरल कौन होगा? इट इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट एडवोकेट और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल सच ऑफिसर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट इन दिस बिहाफ। सिंपली एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट प्लीडर को कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी केसेस हैं जो कि कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, जितने भी ट्रायल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो बंदा उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, उनको प्लीड करता है, उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल प्रोविंशियल लेवल पे होता है और जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो फेडरल लेवल पे होता है। दूसरी चीज इसमें डिफाइन की गई है बेलेबल ऑफेंसेस को, इसके साथ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को। अच्छा, अब इनको अगर हम समझेंगे तो इसके साथ दो ऑफेंसेस और भी हैं ऑफेंसेस की काइंड्स में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और इसके साथ चौथी काइंड है हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। अब हम इन चारों को इकट्ठा देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ऑफेंसेस क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केसेस की। कॉग्निजेंस की बात की गई है, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस या ऐसे केसेस जिनके अंदर पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट इशू किए बगैर अरेस्ट कर सकता है। यानी कि पुलिस के पास ये पावर है, उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकते हैं। लाइक 302 जो हाई ग्रेड ऑफेंसेस हैं, 302 का केस है जो कि हीनियस नेचर के ऑफेंसेस है, वहां पर पुलिस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके ऑपोजिट जो हमारे पास सेकंड काइंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि या फिर ऐसे केसेस जिनके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको पहले मैजिस्ट्रेट से बाकायदा अरेस्ट वारंट इशू कराना पड़ेगा। अगर मैजिस्ट्रेट आपको अरेस्ट वारंट इशू करती है तो फिर आप उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये लो ग्रेड ऑफेंसेस होते हैं, इतने हीनियस नेचर के ऑफेंसेस नहीं होते, लिहाजा पुलिस ऑफिसर को वेट करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के वारंट का। फिर उसके बाद है बेलेबल ऑफेंसेस। नाम से ही जाहिर है बेल एबल, यानी कि जो काबिले ज़मानत जराइम है। अब काबिले ज़मानत जराइम कौन से हैं? जिनमें बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है, यानी कि जितने भी इनोसेंट पर्सन्स हैं। अब एक्यूज कब तक इनोसेंट है? जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। तो जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता उसका हक है कि उसको ज़मानत पे रिहा किया जाए। जबकि इसके ऑपोजिट जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल नाकाबिले जमानत जराइम, जिनमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं बल्कि एज अ मैटर ऑफ एक्सेप्शन दी जाती है, यानी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि अगर वो चाहे तो वो आपको जमानत पर रिहा कर सकती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जमानत नहीं होती, जमानत होती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद जो मटेरियल एविडेंस है वो इस हद तक नहीं है कि इस एक्यूज को लायबल करार दिया जाए, तो वो उसको बेल पर रिहा कर सकती है। सो ये थी ऑफेंसेस की चार काइंड्स: बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। स्केड्यूल 2 के अंदर ये तमाम चीज़ें, सीआरपीसी के एंड पे एक स्केड्यूल है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन है, बाकायदा कॉलम है। पहले पीपीसी के ऑफेंसेस की बात की गई है, उनकी पनिशमेंट्स की, फिर वो ऑफेंसेस बेलेबल हैं या नहीं, वो वारंट विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है या विद वारंट, और फिर लास्ट में है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस
कौन से हैं? ऐसे ऑफेंसेस जो कि प्राइवेट हैं, जिनके अंदर पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज कर सकती हैं, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो कि पब्लिक ऑफेंसेस हैं, जिनके अंदर पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। सो बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिनको स्केड्यूल 2 के अंदर बेलेबल प्रिस्क्राइब किया गया है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ गेट के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं चार्ज के ऊपर। चार्ज को किस तरह से डिफाइन किया गया है? चार्ज मीन्स अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन। सिंपली उस पर इल्ज़ामात आयद करना। अभी वो मुल्जिम है, वो मुजरिम नहीं बना। इल्ज़ामात आयद करके प्रूफ करना कि आया वो मुजरिम है या नहीं। अब इस चार्ज को सीआरपीसी ने डिफाइन नहीं किया, सिंपली हम आपको बता रहे हैं कि चार्ज होता क्या है। सीआरपीसी क्या कहती है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अब यहाँ पर जो हेड की बात की गई है दैट मीन्स ऑफेंसेस, यानी कि एक चार्ज के अंदर डिफरेंट ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एफआईआर में एक पर्सन को चार्ज किया है 419, 420, 419, 420, 467 और उसके साथ 34 भी। अब ऐसा नहीं है कि 419 के ऊपर उसको मुकदमा उस पर दर्ज हुआ है तो 419 का अलग से चार्ज फ्रेम होगा, 420 का अलग से, 467 का अलग से, 34 का अलग से, बल्कि सीआरपीसी ये कहता है कि एक ही चार्ज के अंदर डिफरेंट ऑफेंसेस से रिलेटेड किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल चलाया जा सकता है। अब यानी कि एक चार्ज के अंदर हेड से मुराद डिफरेंट ऑफेंसेस भी लिखे जा सकते हैं। उसके बाद डिफाइन किया गया है कंप्लेंट को। अब कंप्लेंट क्या है? सिंपली हम जिसको कहते हैं इस्तगासा। कंप्लेंट वैसे कहते हैं शिकायत को, इस्तगासा। अब कंप्लेंट क्या है? एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट। अब एलिगेशंस, इल्ज़ामात जो आप मैजिस्ट्रेट के सामने ऑरली भी बता रहे हैं या रिटन भी बता रहे हैं, किस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशंस आप लगा रहे हैं। अब फर्दर कहा है विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट क्या है? इस्तगासा है जो मैजिस्ट्रेट को ऑरली या रिटन किया जा सकता है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। एलिगेशंस आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर क्या बता रहे हो कि किसी पर्सन ने फलां जगह पर कोई ऑफेंस कमिट किया है। So complaint is basically an information about the commission of the offense। शिकायत दर्ज कर रहे हैं आप मैजिस्ट्रेट के पास कि वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले कि जो बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है उसको बाकायदा चार्ज किया जाए। अब कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। कंप्लेंट हमेशा किसके सामने होती है? मैजिस्ट्रेट के सामने। कंप्लेंट एफआईआर नहीं है। उसके बाद डिफाइन किया गया है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर द प्रोविंस। किसी भी प्रोविंस के अंदर क्रिमिनल अपील या रिवीजन के लिए जो कोर्ट है उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कोर्ट, यानी कि सूबाई सतह की सबसे बड़ी अदालत जहां पर आप अपील या निगरानी फाइल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। उसके बाद डिफाइन किया गया है 3 चीज़ों को, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इसके साथ है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है इंक्वायरी। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ट्रायल के अलावा जो इंक्वायरी इस कोड के अंदर मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड। अब ट्रायल नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट क्या है इंक्वायरी का? टू डिटरमिन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स इन ऑर्डर टू टेक फर्दर एक्शन। बेसिक पर्पस क्या है? मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी क्यों कंडक्ट करता है? ताकि जो उसके सामने केस चल रहा है उस पर फर्दर एक्शंस लेने से पहले ये चीज़ डिटरमिन की जा सके कि जो ये केस लेकर आए हैं, जो प्रोसिक्यूशन केस लेकर आई है, क्या वो सच है या नहीं। यानी कि उसकी फॉल्सिटी या ट्रूथ को डिटरमिन करने के लिए मैजिस्ट्रेट जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा उसको हम कहते हैं इंक्वायरी। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या है?
all the proceedings under this code for the collection of the evidence conducted by police officer. इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश का मकसद क्या है? सबूत इकट्ठे करना। सबूत कौन इकट्ठे करेगा? पुलिस ऑफिसर। सो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के दरमियान का बेसिक डिफरेंस क्या आ गया? जो प्रोसीडिंग्स मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा वो इंक्वायरी है, जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करेगी सबूत इकट्ठा करने के पर्पज से वो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है इस पर्पज के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मैजिस्ट्रेट खुद इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी चीज है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। It includes any proceedings in the course of which evidence is legally taken on oath. ऐसी proceedings जिनके थ्रू on oath evidence जो है वो लिया जाता है। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए तफ्तीश हुई, एविडेंस ऑन ओथ जिस तरह से लिया जाता है, जिस प्रोसीडिंग्स के अंदर लिया जाता है इन फ्रंट ऑफ द जज, इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, उसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सो इंक्वायरी कराई मैजिस्ट्रेट ने, इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ऑफिसर ने सबूत इकट्ठा करने के लिए, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर उसी सबूत को ऑन ओथ लिया गया कोर्ट के अंदर इन फ्रंट ऑफ द जज। उसके बाद डिफाइन किया गया है मैजिस्ट्रेट को कि मैजिस्ट्रेट मींस अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 और 14। मैजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या ऐसे मैजिस्ट्रेट्स जिनको सेक्शन 12 और 14 के अंदर अपॉइंट किया गया। सेक्शन 12 और 14 क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफाइन किया गया है ऑफेंस को। ऑफेंस क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि आपका कोई भी ऐसा अमल या कोई भी ऐसा ओमिशन जो कि लॉ की तरफ से पनिशेबल बताया गया है, जिसके ऊपर आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। यानी कि आपका कोई भी अमल जो आप करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप ड्यूटी बाउंड थे लेकिन आपने अपने फ़राइज को सरअंजाम नहीं दिया, आपने अपनी ड्यूटी को ओमिट किया, तो आपका कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जिसको लॉ ने पनिशेबल करार दिया है, जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, उसको हम कहते हैं वो है ऑफेंस। अब उसके बाद किस चीज़ को डिफाइन किया गया है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होगा। So officer in charge of police station includes when the officer in charge of police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duty, कि जब स्टेशन हाउस ऑफिसर किसी भी वजह से एब्सेंट है या वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता बीमारी की वजह से या कोई भी और रीज़न है, तो फिर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होगा? The police officer who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, यानी कि SHO के बाद पुलिस स्टेशन का इंचार्ज वो ऑफिसर होगा जो कि कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का है। कांस्टेबल कभी भी इंचार्ज नहीं होगा, कांस्टेबल से जो ऊपर की रैंक का है वो बंदा फॉर द टाइम बीइंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसिडर किया जाएगा, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर उसके बाद डिफाइन किया गया है प्लेस को। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। इस पूरी CRPC के अंदर अगर कहीं पर वर्ड यूज हुआ है ऑफेंस कमिटेड एट एनी प्लेस, तो उस प्लेस के अंदर हाउस भी इन्वॉल्व है, मकान भी इन्वॉल्व है, बिल्डिंग्स, इमारतें भी, टेंट भी और वेसल भी। वेसल क्या है? PPC के अंदर हमने डिफाइन किया गया था कि बहरी रास्तों के ज़रिए लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जिसके थ्रू मुंतकिल किया जाता है उसको हम कहते हैं वेसल। सो वेसल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ द प्लेस। उसके बाद है प्लीडर। प्लीडर बेसिकली यूज़ किया जाता है वकील के लिए, एडवोकेट के लिए, अटॉर्नी के लिए, यानी कि जो आपके बिहाफ पर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहा है, जो आपको प्लीड कर रहा है, जो आपके बिहाफ पे कोर्ट में आपका केस लड़ रहा है, उसको हम कहते हैं प्लीडर। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है पुलिस स्टेशन को।
any post or place declared generally or specially by provincial government to the police station, कोई भी ऐसी जगह जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया हो, कोई भी लोकल एरिया, तो उसको हम कहेंगे पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Any means any person appointed under section 492 or any person acting under the directions of public prosecutor or conducting a prosecution on behalf of the state। रियासत के बिहाफ पे जो बंदा भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है, प्रोसिक्यूशन करता है, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है वहां पर स्टेट इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि स्टेट के कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, उसका कानून तोड़ा गया है। तो आप देखते हैं हमेशा केसेस में लिखा जाता है सरकार बनाम फलां फलां, जिसने भी ऑफेंस कमिट किया है। सो यहाँ पर स्टेट को जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रियासत के बिहाफ पे जो प्रोसिक्यूशन कर रहा होता है, जब कानून की इन्फ्रिंजमेंट होती है, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, तो उसको कहा जाता है कि वो बंदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अब उसके बाद डिफाइन किया गया है वर्ड्स टू हैव द सेम मीनिंग इज इन पाकिस्तान पिनल कोड। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? ऑल द वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन एंड डिफाइंड इन द पीपीसी एंड नॉट हियरिन बिफोर डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू हैव द सेम मीनिंग रिस्पेक्टिवली एट्रीब्यूटेड टू देम बाय दैट कोड। के पीपीसी के अंदर जो हमने डेफिनेशन क्लॉजेस को डिस्कस किया था सेक्शन 5 से सेक्शन 52A तक, ये सेक्शन कहता है कि अगर कहीं पर इस सीआरपीसी के अंदर कोई वर्ड यूज हुआ है लेकिन सीआरपीसी की डेफिनेशन क्लॉज में उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन वो वर्ड पाकिस्तान पिनल कोड में डिफाइन है, तो उसका वही सेम मीनिंग लिया जाएगा जो पीपीसी के अंदर बताया गया है। मतलब सीआरपीसी के अंदर कोई वर्ड है, सीआरपीसी ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन पीपीसी ने उस वर्ड को डिफाइन किया है, तो पीपीसी की वही डेफिनेशन इस सीआरपीसी के अंदर भी ली जाएगी। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। अब इसमें क्या बात की गई है? ऑल द ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेन। के पीपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। अब पीपीसी क्या है? हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ में आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताई जाती हैं। पीपीसी के अंदर ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और उनकी पनिशमेंट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर कहा है कि पीपीसी के अंदर जितने भी ऑफेंसेस को, उनकी पनिशमेंट्स को बताया गया है, उन ऑफेंसेस का ट्रायल इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे जितनी भी प्रोविजंस ट्रायल से रिलेटेड मौजूद है वो उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट की जाएंगी। उसके साथ दूसरी बात की गई है trial of offences against the other laws. All the offences and other laws shall be investigated, inquired and tried with according to same provisions but subject to any enactment for the time being in force. अगर कोई offense किसी और law के अंडर commit हुआ है, लेट्स सपोज जो हमारे स्पेशल लॉज हैं या लोकल लॉज हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट या KPCNSA या पंजाब CNSA, तो अगर उन एक्ट्स के अंदर इन ऑफेंसेस के ट्रायल से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविजंस मौजूद हैं, तो फिर उन स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग इन ऑफेंसेस का ट्रायल होगा। लेकिन अगर स्पेशल लॉ के अंदर ट्रायल से रिलेटेड प्रोविजंस मौजूद नहीं है, तो फिर उन ऑफेंसेस का ट्रायल भी इसी सीआरपीसी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 1 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर, जो कि लॉ गेट के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लॉ गेट में हमेशा इस चैप्टर के अंदर से 2 या 3 MCQs लाजमी पूछे जाते हैं। सो आपको ये तमाम डेफिनेशंस फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैंने एक एक डेफिनेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।